अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जो कि वो बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो कि पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखती है। ये इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्द तंजीमों को माली मुआवनत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से। अब उम्मीद तो ये थी रियासत पाकिस्तान की जानिब से कि फैटफ की जो ग्रे लिस्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स हैं उसकी मईशत का पहिया है और दीगर माशी इंडिकेटर्स हैं, बेतहाशा मुतासर होते हैं। उम्मीद ये थी कि ग्रे लिस्ट से हट जाएगा और फैटफ आखिरकार रियासत पाकिस्तान को एक क्लीन चिट दे देगी। लेकिन फैटफ के सदर का ये कहना था कि हालांकि पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है, अभी ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान बरकरार ना सिर्फ रहेगा, अगले जून एक बार फिर फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाना चाहिए कि नहीं। अब हमाद अजहर साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उनका कहना है कि अभी भी 1 साल बाकी है और पाकिस्तान का फैटफ की ग्रे लिस्ट पे रहना भी अभी ना सिर्फ कुछ देर तक चलेगा लेकिन कार्रवाई भी बरकरार रहेगी। अब जो 27 नुकात का एक प्लान था जिस पर पाकिस्तान को अमल दरामद करना चाहिए था, उस पर फैटफ ने जो गुंजाइश है वो वाज़े की है और हालांकि 27 में से 26 नुकात पर पाकिस्तान ने अमल दरामद करने की कोशिश की। फैटफ के सदर साहब का कहना है कि अभी भी 3 नुकात पर ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए और दहशत गर्द तंजीमों के जो कमांडर हैं उनके खिलाफ अदालती सज़ाएँ और मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ अदालती सज़ाएँ उस तरह देखने को नहीं मिली। जनाब शिराजी साहब, शायद इब्तिदा यही कही सर कि फैटफ आखिरकार एक कोअर्शन का एक ज़रिया है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनका ना सिर्फ दहशत गर्द तंजीमों तक रसाई, माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान के निस्बत उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा कम है और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इन चीज़ों में ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपने देखा, पाकिस्तान गेट्स सिंगल्ड आउट। सर, क्या कहते हैं आप सदर साहब के इस स्टेटमेंट के बाद? बिल्कुल असद, जो आपने बात कही है ना कि कोर्शन का एक ज़रिया है या उसको हम कह सकते हैं एज ए टूल इस्तेमाल हो रहा है, तो अब तो अक़वाम मुत्तहिदा से ले के IMF हो या फिर फैटफ हो या दीगर इस तरह के आलमी फोरम्स हों, किस किस का नाम लें, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उससे तो लगता है कि इन इदारों का एक सियासी इस्तेमाल है और उसके नतीजे में जिन ममालिक के ऊपर एक दबाव डालना होता है और बाज़ औक़ात ऐसी उनसे गैर मकबूल फ़ैसले कराने होते हैं अपनी फेवर में जी, तो इसी तरह के फोरम्स का इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख़्याल में फैटफ को भी इससे मुबर्रा नहीं किया जा सकता यकीनी तौर पे। जिस तरह की बातें हो रही हैं या जिस तरह के फ़ैसले होते हैं उससे अंदाज़ा यही होता है कि जहाँ पे इस इदारे का अब एक तरह से जो ज़ाहरी किरदार है वो तो शायद चीज़ों को ठीक करना है जी, लेकिन ठीक करने के दरपर्दा जो अज़ाइम है वो यही है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के ऊपर एक दबाव बरकरार रखना और उस दबाव की एक वजूहात हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जब 2013 से 2016 में इस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा गया था और 16 के बाद निकाल दिया गया और 2018 में फिर दोबारा हमें इस ग्रे लिस्ट में डाला गया, तो मैं नहीं समझता कि 2016 से 2018 तक पाकिस्तान के अंदर चीज़ें इस कदर कोई बेहतर अंदाज में एड्रेस हो गई थी कि पाकिस्तान को निकाल दिया गया। तो सूरत हाल तो शायद उस वक्त भी इससे बदतर होगी, लेकिन निकाल दिया गया। शायद उस वक्त ज़रूरत ये थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन शिराजी साहब, क्या हुकूमत को ये कहना चाहिए कि ये भी एक मुस्बत कदम है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट पे नहीं है, ग्रे लिस्ट ही सही? हाँ, मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है, जब आप ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं तो फिर आपके लिए और ज़्यादा एक तरह से आपके ऊपर सैंक्शंस भी आ सकती हैं। आपको जो आलमी इदारे हैं, वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या दीगर इदारे, फिर मजबूर हो जाते हैं कि आपको किसी किस्म का कोई वो कर्जा, कोई प्रोग्राम आपको ऑफ़र नहीं कर सकते। उनके ऊपर भी फिर ये इस तरह की कदगनें आ जाती हैं। उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा है। लेकिन असद, इस फैटफ की दो मैं समझता हूँ कि जहतें हैं। एक तो यकीनी तौर पे जो वो हमसे डिमांड कर रहे हैं, आपने देखा है कि वो बड़ी जेन्युइन इश्यूज थे जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए था इस मुल्क के अंदर। बहरहाल तंजीमें कुछ ऐसी काम कर रही थी कि जिनके हम कह सकते हैं कि उनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, जो इस मुल्क के अंदर एंटी स्टेट एक तरह से काम कर रही थी। हमें ख़ुद उनको ठीक करना चाहिए था, उनको ख़त्म करना चाहिए था। उनको जो यहाँ पे एक फाइनेंसिंग हो रही थी उसे हमें ख़ुद ख़त्म करना चाहिए था।
अगरचे बिलाखिर ये आलमी दबाव हम पे आया इस फोरम के ज़रिए तो हमें करना पड़ा। वो पाकिस्तान के मफाद में काम था जो ख़ुद हमें करना चाहिए था, तो एक फ़ोरम से हमें कहा गया, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेट बेनिफिशरी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम थे। तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए था। जो 27 नुकात दिए गए थे, आज उसमें जो 27वां नुक्ता रहता है बाकी कि वो जो दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े अफराद हैं अब उनको प्रोसिक्यूट भी करें और उनको सजाएं भी दें। मेरे ख्याल में इसका भी जो अल्टीमेट बेनिफिशरी होगा पाकिस्तान ही होगा। अच्छा, लेकिन इसकी एक सियासी जी आपकी इजाजत के साथ जरा सुन लेते हैं कि इसी बारे में क्या कुछ कहना था। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action. अच्छा शिराजी साहब, आपने दहशतगर्द तंजीमों का जो बहुत अहम नुक्ता है उसको तो हाईलाइट किया है, लेकिन इसके साथ एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी पॉइंट है सर। आपने देखा पिछले एक साल में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी कन्विक्शंस बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली। हालांकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को एक तरजीह बनाई, FIA भी जो आपकी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इस चीज़ को देखती है। लेकिन अगर आपके कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं, फेक अकाउंट्स हो गया, उस तरह के केसेस हो गए, कन्विक्शंस उस रफ्तार पे आपने नहीं देखी जिस तरह के होनी चाहिए थी। बल्कि एक बहुत मशहूर केस है सर जो कि एक प्रॉपर्टी डेवलपर से ताल्लुक रखता है। आपने देखा इसको शायद शिराजी साहब एलीट कैप्चर कहते हैं, यानी मियां नवाज शरीफ साहब की जो करीबी हैं उनके नाम आए उस ट्रांजैक्शन में, जो लंदन में एक बहुत मकबूल किस्म की एक प्रॉपर्टी है जिसका सब जानते हैं, वो जुड़ी हुई थी इन डेवलपर साहब के साथ। उसको आपने एडजस्ट किया एक और केस में जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मिलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग शामिल थे, और इस हुकूमत ने उसको कबूल किया, यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत। तो शिराजी साहब, तीनों मेजर आपकी सियासी जमातें, एक आपके बहुत बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर जो सब पे भारी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो कि ब्रितानिया की हुकूमत ने पकड़ी सर, यानी ब्रितानिया की हुकूमत ने इसको बहैसियत एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन उसकी शनाख्त की, उन पैसों को रिकवर किया, और जब आपको वो फंड मुंतकिल किया तो आपने उसको एक और केस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। तो फैटफ का एक कोएर्सिव हथियार होना अपनी तरफ, जब आपकी कारकर्दगी इस तरह है शिराजी साहब, तो गुंजाइश तो बहुत है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, गुंजाइश तो बहुत है। तो यही मैं बात पहले भी असद कह रहा था कि जिन बुनियादों पे हमें ग्रे लिस्ट पे डाला गया था वो बुनियादें इतनी खोखली नहीं है, गोया कि वजूहात बड़ी सीरियस थी, और पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए थे बड़े जेन्युइन थे जी। और मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर खुद इन एरियाज़ को एड्रेस करना चाहिए था। हमें फैटफ के कंसर्न्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था जी। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ब्लेसिंग है कि एक इदारा था जिसने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, फिर पाकिस्तान को मजबूर किया कि आपको ये करना चाहिए। तो हमने हालत मजबूरी में किया, अगरचे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। लेकिन अब देखें कि एक मुल्क के जिसने 2018 से लेके आज 2021 तक बहरहाल जो 27 नुकाती डिमांड लिस्ट दी गई थी इस इदारे की जानिब से, उसको पूरा किया, और आज उस बात का एतराफ़ किया जा रहा है। और कन्विक्शन, ज़ाहिर सी बात है असद, आपको भी मालूम है, आपका लॉ का बैकग्राउंड है, कि चीज़ों को कनेक्ट करने में प्रोसिक्यूशन के बड़े इश्यूज़ होते हैं, और जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन करके फिर उनको एक एक्शनेबल कहीं इसमें कन्वर्ट करना कि अदालतें उस पर मुतमईन भी हों और फिर सज़ाएँ दे पाएँ। इससे पहले हमने फ़ौजी अदालतों के भी मामलात करके देखे, लेकिन बाद में वो चीज़ें हमारे दीगर कोर्ट्स में आई तो कई हमारे फ़ैसले उड़ गए वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो जो एक एविडेंस प्रोवाइड करने का सिलसिला है वो उस तरह का नहीं है कि जो अदालतों को मुतमईन कर पाए। तो फिर बहुत सारे केसेस के अंदर आपने देखे कि डैनियल पर्ल केस के अंदर आप देख चुके हैं, एक शख्स को जिसको कन्विक्शन कहीं नीचे हुई जाके वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि इस इदारे को इन मजबूरियों को समझना चाहिए कि वक्त लगेगा, लेकिन दूसरा मैं जो पॉलिटिकल एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि आज के इजलास के बाद एक 7 नुकाती लिस्ट और थमा दी गई। जी हाँ। और असद आपको मालूम है कि जब इन चीज़ों को मनी लॉन्ड्रिंग, एक तो ये है कि अगेन लगता है कि 2 साल का अरसा दरकार होगा पाकिस्तान को इस डिमांड लिस्ट को पूरा करने के लिए, और साथ में
ये सोचना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए कि ये डिमांड लिस्ट क्यों दी गई है। लगता ये है कि जो पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एक और तकाजे किए जा रहे हैं अफगानिस्तान को लेके, तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को उनसे जोड़े बगैर आप इनको आप डिस्कस डिबेट नहीं कर सकते। तो लगता ये है कि जो एक नया प्रेशर पाकिस्तान पे आया है, इस प्रेशर के नतीजे में एक तो पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को ठीक करने की नीयत ज़रूर हो सकती है, लेकिन कुछ पाकिस्तान से अनपॉपुलर फैसले कराने के हवाले से भी पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है। और एक और बात मैं सर यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगा कि आज अगर आप पाकिस्तान से ये कहते हैं कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मैं कहता हूँ कि हो रही होगी, बट ये जो पैसा है यहाँ से फ्लाई करके लैंड कहाँ करता है जी? वो लैंड क्या न्यूयॉर्क में नहीं करता? क्या वो लंदन में नहीं करता? क्या वो पेरिस में नहीं करता? क्या वो कहीं और इस तरह के जो यूरोपियन कैपिटल्स है वहां जाके लैंड नहीं करता? तो भाई मेरे फिर उन ममालिक को भी मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसे मुआहदे करें कि जब पाकिस्तान आइडेंटिफाई करे कि यहाँ से लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके वो पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या कहीं और जाके लैंड उनको किया है, तो फिर आप सपोर्ट करें पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान ऐसे लोगों के बारे में खतूत लिखे तो आप उनको पकड़ें भी सही, पाकिस्तान के हवाले भी करें और पैसा वापस भी आए, तभी जाके लोग डिस्करेज होंगे। लेकिन जब वहां पर चीजों को प्रोटेक्शन मिलेगी तो फिर नहीं हो सकता है। लेकिन मुख्तसरन जनाब, अगर हम बात सिर्फ रुख की करें, अगर आपके ये बुनियादी कुछ कमजोरियां हैं आपके अदारों की और सर्विस डिलीवरी की और इस्तगासा की, वो एक तरफ शराजी साहब, अगर दूसरी तरफ आपकी ये तरजीह ही नहीं है, यानी जब आपको इस तरह की रकम कोई और हुकूमत आपको, आई एम सॉरी बार बार मैं उसी चीज़ को फ्लैग कर रहा हूँ फिर से, लेकिन अगर एक और हुकूमत एक ओपन एंड शट आपको बता देती है ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये फंड्स आपके बनते हैं, आपको वो मुंतकिल कर देती है और आप एक और केस के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर देते हैं, ना तो कोई रेफरेंस होता है, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई केस, और ये आप सरकारी फाइलों के जरिए ही इस तमाम बात को बैठा देते हैं, तो तब क्या करें शराजी साहब? इसमें तो कोई अदारे टेस्ट तक नहीं हुए। कल के शो में हम एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे जिसमें वो जो विसल ब्लोअर कानून लेके आए हैं ना खान साहब, तो आप विसल्स बहुत सारी बज रही हैं और कहीं और नहीं भाई, पार्लियामान के अंदर बज रही हैं भाई, आपके अपने लोग कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। इस पर हमने करप्ट लोगों को पकड़ के आइडेंटिफाई किया है, बाद में बजाय ये कि आप उनको सजाएं देते, आपने उनको और उनसे बड़े ओहदे दे दिए। मेरा ख्याल में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो आप एलीट कैप्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम हमारा कंप्रोमाइज कुछ लोगों के हाथों में जाके हो जाता है या फैसिलिटेशन मिलती है उनको, भाई अगर चीजें आइडेंटिफाई कर दी हैं किसी ने भी, क्यों मीडिया ने की है? नहीं सर, इस पर एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। बैक टू दो राय। बात करेंगे मुल्क भर में जो एक दहशतगर्दी की लहर देखने को मिल रही है और एक बेतहाशा तशवीशनाक रुझान। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि सिबी में 5 सिपाहियों को एक दहशतगर्द हमले में शहीद किया गया है, एफसी बलूचिस्तान के सिपाहियों को। इससे पिछले हफ्ते भी जौहर टाउन में जो एक धमाका हुआ उसमें हुकूमत वक्त का कहना है कि एक गैर मुल्की शहरी को हिरासत में ले लिया गया है और अभी भी तफ्तीश जारी है। ज़रा सुन लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था। Before they leave, there must be a settlement. Any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. We cannot afford any more military actions from our territory. We will be partners in peace. You know, why would the Americans be using bombing Afghanistan after it hasn't worked for 20 years? Why will it work again? In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible amount of bloodshed. And let me tell you, the country that is going to suffer the most after Afghanistan is going to be Pakistan. अब हुकूमत वक्त के और भी तर्जुमान इस चीज़ को जोड़ रहे हैं कि जिस तरह इनखला में उसकी रफ्तार में इजाफा होगा तो पाकिस्तान में ना सिर्फ दहशतगर्दी की लहर के ख़िलाफ़ जदोजहद करना होगा, लेकिन रियासत के तमाम अदारों को भी इस चीज़ को तवज्जो देनी होगी। जनाब शराजी साहब, अभी शायद 2 मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में जो हालात व वाक़यात पिछले कुछ दिन में देखने को मिले हैं उस तक बात को महदूद रखें, जौहर टाउन से
आज सिबी में, और इससे पहले आपको याद होगा कि सरीना होटल बलोचिस्तान, सरीना होटल क्वेटा में जो हमला हुआ था, ये सब का सब आपके सामने है। अब नेशनल एक्शन प्लान फ़िलहाल तो बरकरार है। आपने आज तक जो एक जंग का ऐलान किया था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़, अस्करी कार्रवाइयाँ कौन सी नहीं हुई सर, राह नजात, राह रास्त, ज़रब अज़ब, रद्दुल फ़साद जो लेटेस्ट थी, इन तमाम किनेटिक ऑपरेशंस को भी अगर अपनी तरफ रखें, ये जो नई टेररिज्म की लहर है शराजी साहब, उस हवाले से क्या कहते हैं? और देखिए असद, ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं इनको देख के एक बात का तो बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो दहशत गर्दों के स्लीपर सेल्स हैं वो बाहर अपनी जगह मौजूद हैं। अगरचे हम ये क्लेम करते रहे कि हमने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है, लेकिन मेरा ख्याल में उनकी पॉकेट्स आज भी मौजूद हैं। ठीक है। और उनकी कनेक्टिविटी भी आपस में है, और जहाँ वो चाहें तो टारगेट्स को हिट भी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल में एक तो ये हमारे लिए बड़ी ख़तरे की बात है कि हमने उन स्लीपर सेल्स को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं किया, और उनका जो नेटवर्क था वो जैसे तैसे अभी भी कहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें थोड़ा सा इस बात पे कंसर्न होना चाहिए। और साथ में जैसे जैसे अब सितंबर का महीना करीब आ रहा है और कहा यह जा रहा है जैसे कि अमरीकी फ़ौजों का इनखला वहाँ से हो जाएगा जी, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव है। और आप देख भी रहे हैं कि बार बार प्राइम मिनिस्टर से और दीगर इस तरह के लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या जब अमेरिका यहाँ से जाएगा तो उनको बेसिस चाहिए, पाकिस्तान दे रहा है कि नहीं दे रहा। और कहीं से अगर कोई वाशिंगटन से ये ख़बर आ भी जाती है कि पाकिस्तान कहीं पार्शली एग्री है, तो फिर हमें तालिबान के भी स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं कि पाकिस्तान अगर इस तरह के अरेंजमेंट्स में जाता है तो फिर तो पाकिस्तान को एक एनिमी के तौर पे देखा जाएगा। तो मेरा ख़्याल में ये जो वाक़यात हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद पाकिस्तान को ये बताया जा रहा है उन ग्रुप्स की जानिब से कि अगर वो अमेरिका के साथ नई अरेंजमेंट्स में जाता है जिसमें अमेरिका को यहाँ पे एयर बेसेस दी जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई दहशतगर्दी की लहर शुरू हो सकती है। तो इसे हम इन मानों में भी ले सकते हैं। नहीं, लेकिन ये शराजी साहब, ये दो चीज़ों से जो आपके इंडिपेंडेंट जो आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो जौहर टाउन में वाक़या था वहाँ एक बड़े जो एक सीनियर फिगर हैं जो कुछ तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं उससे जुड़ा हुआ था, और जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की जो तंजीमें हैं वो फिर इस तरह के हमलों की ना सिर्फ उसको कबूल करते हैं, लेकिन जो उनके पीछे बैरून ताकतें हैं वो भी इस तरह के हमलों को एंडोर्स करते हैं। तो शायद वही बात हो गई सर आप वाली कि जो वजूहात हैं वो पेचीदा हैं, तंजीमें भी मुख्तलिफ हैं, उनके मकासद भी मुख्तलिफ हैं। कभी कुछ अलहदगी पसंदों के हवाले से, फ़िरका वाराना तंजीमों के हवाले से, दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से, और उस वजह से आपको एक वसी नेशनल एक्शन प्लान जैसा प्रोग्राम बरकरार रखना होगा। नहीं, वो तो खैर रखना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है। इस प्रोग्राम को तो आप आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुकम्मल पीस नहीं आ जाता। वहाँ पे जो जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपस में बैठ नहीं जाते और चीज़ें स्मूथली आगे नहीं बढ़ती। तो जाहिर सी बात है, एक तो वो वजह है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरा, बलोचिस्तान या फिर साबिक फाटा जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का एक हिस्सा बन चुका है जी, वहाँ पे तो जो शोरश है या वहाँ पे जो एक टेररिज्म की फ़िज़ा है वो अभी तक मौजूद है, अभी तक बरकरार है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि क्वेटा के अंदर जो कुछ हुआ है या रिसेंट जो फ्रंटियर कोर के लोगों को मारा गया है, आप हर रोज़ खबरें सुनते हैं कि जो अफगान बॉर्डर के साथ का इलाका, बिलखुसूस जो नॉर्थ वजीरिस्तान है, वहाँ पे अभी तक दहशतगर्दी की फ़िज़ा मौजूद है जी। तो मैं नहीं समझता कि अभी ये चीज़ें ख़त्म हुई और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, रादर हमें तो लगता है कि उसमें कुछ नुकात ऐसे थे, बिलखुसूस जो मदरसा रिफॉर्म्स की बात बार बार हम करते हैं, और हमारा ख्याल ये है, अगरचे ये कहा जाता है कि बहुत सारे मदारस सिर्फ पीसफुली लोगों को दीनी तालीम दे रहे हैं, वहाँ पे ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं ख़ुद रियासती इदारे इस बात की निशानदेही करते हैं कि कुछ मदारस ऐसे भी हैं कि जहाँ पे लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरा ख्याल में मदरसा रिफॉर्म्स का जो एक चैप्टर है, हमें उसको बड़ा एग्रेसिवली अब थोड़ा सा हमें उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो हमें कहा जाता है कि उनके लिए जो पनाहगाहें हैं या जो उनके सेंटर्स हैं वो शायद इन्हीं में से कुछ हैं, तो अगर हम उनको अनएड्रेस छोड़ेंगे
तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल कि हम ये इनकी प्रोडक्शन को रोक पाएंगे और इससे जो मुल्क के अंदर हम एक्सट्रीमिज्म को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने में कामयाब जनाब। और इससे जो जुड़ी हुई बात है वो ये है कि आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस तरह के शिद्दत पसंदों को और अस्करियत पसंदों को तसव्वुर किस तरह करते हैं। अब आपने देखा कि 2011-2012 के लगभग सर जो आपकी सेक्टेरियन तंजीमें थीं, फ़िरका वराना तंजीमें थीं, जो पाकिस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़ कितनी ज़्यादा नफ़रत और क्या कुछ नहीं उकसाती थीं, उनके साथ आपकी सियासी जमातों के लीडरान मिलते थे, उनके साथ बल्कि नशस्तों को एडजस्ट करते थे, उनके जलसों में शिरकत करते थे। अब आपने देखा कि जिस तरह ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, उस तरह की जो लेफ़्ट लीनिंग तंजीमें थीं, और जब हमलों का एक सिलसिला शुरू हुआ तो ये भी अच्छा हुआ शराजी साहब कि हमारी जो सेंटर और जो राइट की तंजीमें थीं उनका इनके साथ जो एक गठ जोड़ था इन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उसको एक तरह से जो परसेप्शन थी वो शुक्र है मनफी हुई। एक दहाई पहले तो शायद लोग बात तक नहीं करते थे, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी पे जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और जो पहले भी 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज पर भी यही इल्ज़ाम लगे थे कि आप शिद्दत पसंदों को उस तरह सैंक्शन नहीं करते जिस तरह आपको करना चाहिए, वो आपके सामने है सर। परसेप्शन भी माशरे से मुंतखब नुमाइंदे तक तब्दील होनी चाहिए, और ये परसेप्शन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं रियलिटी भी हमें नजर आती है। हकीकत है, इसमें रियलिटी नजर आती है। तो मेरा ख्याल में आप कराची को भूल गए, एमक्यूएम के हवाले से भी यही कहा जाता है कि वहाँ पे भी इस तरह की तंजीमों की बड़ी पेनिट्रेशन नहीं, वहाँ तो शराजी साहब वहाँ तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विदिन थी, जो लंदन ग्रुप था सारा, लंदन ग्रुप और बाद में कुछ मजहबी तंजीमों ने भी उनको भी वहाँ पे स्पेस दी और उनको भी एज ए टूल वहाँ पे यूज किया गया। लेकिन बाद में खुद सियासी तंजीमों, सियासी जमातों ने भी इस बात का एहसास किया कि लग ये रहा है कि वो स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं, रादर उनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं। और काल को लगता है ये कि सारी जमात के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो जो ग्रुप्स हैं वो काबिज हो जाएंगे। तो बाद में उन्होंने सेकंड थॉट लिया, बड़ी अच्छी बात है। वो तो अब मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि परसेप्शन ही रियलिटी थी, अब उसको उन्होंने रियलाइज़ भी किया और चीज़ों का एड्रेस कर रहे हैं। तो वो अब 2013 की सूरत हाल नहीं है जहाँ पे सियासी जमातों के साथ मिलकर वो इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं और वो उनकी सपोर्ट के जरिए इलेक्शन जीत के तो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद उनको एक बहुत बड़ी एक सियासी ताकत मिल गई है। तो मैं ख्याल है अब इन चीज़ों को भी हमें बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल फ्रंट पे तो मेरे ख्याल में हमें ओपनली न सिर्फ इनको डिसोन करना चाहिए बल्कि रादर कंडेम करना चाहिए, ताकि क्रॉस द बोर्ड एक मैसेज जाए लोगों को कि बहरहाल ये लोग रियासत के लिए दुरुस्त लोग नहीं हैं, या तो उनको ठीक होना चाहिए या फिर इनको लेमिनेट होना चाहिए। बेशक, बिल्कुल। आखिर में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शरीफ साहब के अपील के मुतालिक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के रेफरेंसेस में सजाएं हुई थी, यानी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के केस में और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के केस में जो अपील्स इस्लामाबाद की अदालत आलिया में फ़ाइल की गई थी, उनको अब खारिज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला है जिसमें जो एक सिलसिला चलता आया है इश्तहारियों का, एब्सकॉन्डर्स का, और क्या उनको दायरा इख्तियार और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक रसाई होनी चाहिए कि नहीं, उसका 9 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला आया है। ज़रा सुन लेते हैं पार्लिमानी के जो मुशीर हैं बाबर रवान साहब, उनका क्या कहना था इस पर हुकूमत वक्त की जानिब से। जो सज़ाएँ थीं वो सारी की सारी मुअत्तल हो गई थी जब उनकी बेल हुई थी, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गई थी। आज फिर पिछले जितने ऑर्डर्स हैं उनकी बेल समेत सारे ऑर्डर्स वो मर्ज हो गए फाइनल जजमेंट में जो आज आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो इसलिए ये जजमेंट ऑपरेटिव है और नवाज शरीफ साहब के लिए एक नई परेशानी की इसमें से पूरी एक सीरीज निकलेगी। अब इसमें यह भी अहम है कि मुस्लिम लीग नवाज का जो बयानिया है उसको भी ज़रा फ्रंट एंड सेंटर करें।
मुस्लिम लीग नवाज़ का कहना है और मुस्लिम लीग नवाज़ के कई नुमाइंदों का कहना है कि जो साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ सलूक किया गया था, यानी जो उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह ट्रायल को प्रोसेस किया गया था, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का दूसरी जानिब ना सिर्फ एक मुख्तलिफ़ किस्म का रवैया अपनाया गया था, लेकिन साथ में जो बुनियादी हकूक़ की बात है जो कि इस फैसले में भी की गई है एमिकस क्यूराई की जानिब से, बुनियादी हक ये है आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल का, यही जो आईन पाकिस्तान में दर्ज हुआ है उसकी यही प्रोटेक्शन है कि जब आप ख़ुद अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो इस तरह के एक्स पार्टे फ़ैसले नहीं होने चाहिए। ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जनाब शराजी साहब, इस तमाम सिलसिले को किस तरह देखते हैं सर? अजीज़िया और एवन फील्ड के केसेस में, और आपको याद होगा एवन फील्ड में तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के सेंटेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड कर चुकी थी, अपील्स खारिज हो गई हैं, लेकिन उस फैसले में ये भी लिखा हुआ है कि जिस पॉइंट पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब या जो भी उन्होंने इश्तहारी लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, अगर वो सरेंडर करें या अगर उनको कैप्चर किया जाता है तो उस वक्त फिर मेरिट्स पर फैसला किया जा सकता है और अदालत उस केस को एंटरटेन भी करेगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट पे फैसला किया जा सकता है। आखिरी अल्फाज तो यही हैं, लेकिन फिर मेरिट क्या है? गोया कि अगेन असद डोमेन तो आपका है। क्या उस वक्त अदालत इस बात को नहीं देखेगी कि वो मुजरिम के जो जिसको बाहर जो इस उसने अपने हक को एक्सरसाइज किया और वो एक ज़ेली अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ एक सुपीरियर कोर्ट में गया, गोया कि हाई कोर्ट में उसे उम्मीद थी कि वहाँ से उसे इंसाफ मिलेगा जी। उस राइट को उसने एक्सरसाइज किया और फिर बजाय ये कि वो अपना वहाँ पे बेहतरीन डिफेंस देने के वो बैरून मुल्क चले गए, उसने सारे अदालती प्रोसेस को अवॉइड किया। तो अब मेरे ख़्याल में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अदालत को ये मुतमईन करना पड़ेगा। इस वक्त तो ये दरख्वास्तें उनकी अपीलें रिजेक्ट इनको तस्वर किया जाएगा, और अगर वो इस फोरम पे दोबारा आके एक नई दरख्वास्त देंगे तो मेरे ख़्याल में फिर इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या वो अदालत को मुतमईन कर पाते हैं कि जो इतना तवील अरसा वो अदालती प्रोसेस से दूर रहे हैं और जिस दौरान उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया है, गोया कि बड़ी ठोस वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे वो इस सारे अदालती प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाए। तो अगर वो मुतमईन नहीं कर पाते तो मेरा ख्याल है फिर वो हाई कोर्ट का फोरम कंज्यूम कर चुके हैं, उसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम बाकी रह जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लीगल इस जो गुफ्तगू अपनी जगह पे, जो मोरालिटी है, जो अखलाकियात हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। असद अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जब पानेमा का मामला सामने आया तो ख़ुद वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को खतूत लिख रहे थे कि आप कमीशन बना दें। उसके बाद अगरचे उस सुप्रीम कोर्ट में अदालतें गई तो उनको फ्रिवलेस करार दे के तो रिजेक्ट किया गया पहले मरहले में। बाद में उस अदालत ने उस मामले को उठाया तो उस सारे अदालती प्रोसेस का वो हिस्सा बने। उसके बाद उस अदालत ने यह फैसला किया कि 6 माह के अंदर एहतसाब अदालत इस सारे मामले को निपटाएगी, तो एहतसाब अदालत के सारे प्रोसेस का वो हिस्सा बने। उसके बाद जब उनको सजाएं हो गई तो वो कहने लगे कि सारे के सारे सियासी फैसले थे, फैसले कहीं और लिखे गए, अदालतों से सिर्फ इनको एक तरह से इनको उसमें डेविल्स एडवोकेट शराजी साहब वो तो यही कहते हैं ना कि जी वो सारा अरशद मलिक का सिलसिला हुआ, फिर जो मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर ने वो वीडियो टेप्स शाया की, वो सारा जो एक एपिसोड हुआ था, अब उनका कहना है कि हम एतमाद नहीं करते इस तरह के प्रोसेस पे। नहीं, मैं देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो शायद डे फर्स्ट से इल्म था कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, और वो क्लेम भी करते हैं कि उन्हें मालूम था कि ये कहाँ से चीज़ें हो रही हैं। तो भाई मेरे, अगर आपको मालूम था तो कोई एक पोजीशन तो ले ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि या तो आप कहें कि इस सारे मामले की पॉलिटिकल नेचर थी और आप किसी किस्म के जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि ये सारा सियासी खेल है। एक तरफ आप उस सारे जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं और जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं आती तो आप उनको सियासी रंग देना शुरू कर देते हैं। तो इससे मेरे ख्याल में नुकसान उनका होता है, उनका जो कोई एक बयानिया तो हो जिसके साथ वो खड़े हों। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ।
आपको याद होगा सर कि 90 की दहाई में जब मोहतरमा पर और आसिफ जरदारी साहब पर बेतहाशा केसेस हो रहे थे तो नवाज शरीफ साहब को तो मुस्तकिल रिलीफ मिल रहा था। MV जॉनथन में मिला, इत्तेफाक फाउंड्रीज में मिला, उसके बाद फिर आपने देखा कि जो ये सारा हाईजैकिंग का केस परवेज मुशर्रफ के दौर में बना था उसमें 5 रुकनी बेंच सर 5 रुकनी बेंच ने उनको बाइज्जत बरी किया और दहशतगर्दी के भी जो केस थे वो ख़त्म किए। और अभी 2016 में हमने बल्कि इस शो पे भी उसकी काफ़ी तवील डिस्कशन की, हुदैबिया पेपर मिल्स शराजी साहब, वो जो एक बहुत बड़ा केस था। नहीं सर, नहीं मेहरान बैंक, आप सर मेहरान बैंक भूल जाएं। इसी शो पे शायद खान अब्बासी साहब से भी पूछा था उस केस के बारे में, तो उन्होंने कहा था कर लें, क्यों नहीं कर रहे देखें ना जी। तो लेकिन उसमें साहब ने कितना हौलात रखा था, लेकिन उसमें असलम बेग साहब, असद दुरानी साहब भी थे और भी कुछ थी मुकद्दस गाय थी, जरूर थी। लेकिन एक तरफ वही चीफ जस्टिस कि जो स्विस केस के अंदर दोबारा अमल दरामद एक बेंच बना के तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से कह रहे कि खात नहीं लिखा तो डिस्क्वालीफाइड घर जाओ। और दूसरी तरफ सारे डॉट्स कनेक्ट होके एस्टैब्लिश हो गया कि किस किस शख्स ने पैसे लिए, और उनमें से एक शख्स वो भी था कि जो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था और एक शख्स वो था कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था। पर उनके मामले में कहा कि जरा जब देखें इसको खुद ही देख लें आप। ये तो देखें ना, रिलीफ क्या क्या नहीं मिले उनको। आप तो 90 की और शराजी साहब ये वही साल था 2012 का साल था जिसमें असगर खान केस में भी फैसला आया और जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेज दिया गया था। बताएं आप देखें ना। सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल में उनको कोई एक पोजीशन लेनी चाहिए, या तो वो कहें। अब देखें ना, एक तरफ वो जब 62-63 का मामला चल रहा था और आपको याद होगा कि सारी दरख्वास्तें क्लब करके तो उनसे भी कहा गया था क्योंकि आपका भी केस इससे मुताल्लिक है तो आप भी इसका फरीक बन जाएं, तो उस वक्त वो फरीक नहीं बने थे। सही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े शख्स के जो मेमो गेट के अंदर काली टाई लगा के सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते दरख्वास्तें देने के लिए, भाई मेरे सर वो उसको रिग्रेट करते हैं। तो बस मैं समझता हूँ कि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आज वो कहेंगे कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये सियासी केस है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो उनके इस नैरेटिव को बाय करेंगे। नहीं हो सकता भाई। या तो आप कहें कि डे फर्स्ट से कहें कि सियासी केस है और इसका हिस्सा ना बने। अब आप हिस्सा बने तो फिर आपको जवामर्दी दिखानी चाहिए, वापस आएँ और आपके पास अगर बेहतरीन डिफेंस है अपना तो उसको पेश करें और अपने आप को नीट एंड क्लीन करें। नहीं, लेकिन जनाब क्या माजी में जो बड़े बड़े लीडर हैं वो जलावतनी नहीं काटते और फिर इंतज़ार करते हैं कि जो एक खौफ की फ़िज़ा है वो जब ख़त्म होगी तो फिर वो वतन वापस आएंगे और फिर उसके बाद अपने ये जो तमाम केसेस हैं वो लड़ेंगे, जिस तरह मियाँ साहब ने पिछली बार किया था जो 2007 में आ गए थे। फिर साद हरीरी साहब ने कहा था कि आपने हमारा जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी की है। खैर वो शायद और एपिसोड हो जाएगा। इवन मोहतरमा खुद 8 साल की खुद साख्ता जलावतनी थी। आपको याद है कि 2007 के इलेक्शन 8 में आई थी तो उससे पहले बिल्कुल वो भी बस जाहिर सी बात है। अब वही है ना, मरियम साहिबा जिस तरह यकीन दहानियों की बात कर रही हैं तो यकीन दहानी आप कहाँ से ले रही हैं पता नहीं। अब वो इस्लामाबाद की बात कर रही हैं, पिंडी की बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं, वाशिंगटन की बात कर रही हैं। एक तो इशारों के नाम में लोग बात करते हैं। असद मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आपको आती है तो बता दें कि इशारा किस तरफ है। आप बहुत डेंजरस बात कर रहे हैं कि जो आपके तमाम चैनल्स हैं जो सुबह से शाम उन्हीं इशारों पे तफसीलन आपको बताते हैं कि ये सोच थी, ये रुख था, अब ये कुछ होने को जाएगा, ये प्रेडिक्शन है। सर पूरे आप मॉडल को क्यों अपसेट कर रहे हैं इस तरह? बस फिर चलने दें, मेरे ख्याल में इसी तरह चलेगा। जब यकीन दहानियाँ मुकम्मल तौर पर उनको मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल में अचानक फिर खबर आपको नहीं। लेकिन सर पॉलिसी वाइज चलें, पॉलिसी नहीं, जो ये एक सियासी जमात आपकी जो अपोजिशन की सबसे बड़ी सियासी जमात है उनके ये ताहयात कायद हैं और साथ में ताहयात तौर पर नाअहल करार भी उनको दे दिया गया है अदालत उज़्मा की जानिब से। इस जमात का शराजी साहब आपके करीब मुस्तकबिल क्या है? क्या है कि जो लीडरशिप का इशू है इसी तरह चलता रहेगा जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के कानूनी मुश्किलात इसी तरह चलते रहे? नहीं, वो जो सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगर सिस्टम ठीक नहीं हो तो हुकूमतें चलती रहेंगी, फिर मुल्क नहीं चला करते। और जिस तरह त्यारा साजिश केस के अंदर एक अरेंजमेंट के जरिए वो 10 साल की जलावतनी में चले गए जी हाँ, और वापस आके अगेन मैं कहूँगा कि फिर ये आप कानूनदान हैं, आप बताएं
कहाँ लिखा हुआ है कि एक शख्स के जो पूरे प्रोसेस को अवॉइड करके चला जाए और 10 साल बाद आके उस केस के अंदर एक अपील दायर करे और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट उस मामले को टेकअप करे और इतना बड़ा रिलीफ दे कि जब टाइम बार्ड होने के बावजूद भी आपकी दरख्वास्त को टेकअप किया गया और फिर फैसला उनकी फेवर में 5 रुकनी बेंच ने दिया और आखिर में ये भी लिख दिया गया कि इस केस में तसव्वुर ये किया जाए कि ये शायद वाकया सरे से इसका कोई वजूद ही नहीं है। नहीं, लेकिन सर बरी तो किया जाता है, लेकिन साथ में ये भी लिख देगा कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। नहीं, तो अगर इस तरह की अरेंजमेंट्स होती रहेंगी, इस तरह के रिलीफ मिलते रहेंगे, तो फिर आप ये जो ताहियात नाहल की बात कर रहे हैं ना, ये ताहियात नाहली भी ख़त्म हो सकती है, वो दोबारा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं सर। लेकिन सर इसके साथ एक मुख्तसर सा जो सवाल जुड़ा हुआ है वो यही है कि जो सारा PI का केस था, आपने बिल्कुल एक गलत काम किया, गैर जिम्मेदार काम किया, कितने लोगों की जानों को आपने ख़तरे में डाला, लेकिन क्या वो संगीन दहशत गर्दी का ऑफेंस बनता था? वही अदालत उज़्मा ने शायद वो वाला सवाल उठाया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं शिराजी साहब, कोई कंसिस्टेंसी होती है, कोई एक पॉलिसी होती है। या तो आप कहें कि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप कहें कि हुदैबिया, इत्तफाक, MV जॉनथन, वो जो तमाम एक केसेस का सिलसिला, और जो आपने शिराजी साहब जिसका जिक्र किया, असगर खान साहब बमुकाबला साबिक आर्मी चीफ असलम बेग, आप कहें कि वो जो केसेस थे उनकी भी कोई वजूद नहीं थी। इसी पर उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शिराजी साहब को ऐसे भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।